बहू, ओ बहू, खाना बन गया हो तो मुझे दे दे, बहुत भूख लगी है। सुबह भी तूने कचौरियाँ बनाई थी, मुझे नहीं दी, पर अब तो 12 बज गए हैं, अब तो कुछ खाने को दे दे। भूख के मारे मेरी तो जान निकली जा रही है। अभी 12 ही बजे ना मम्मी जी, शाम तो नहीं हुई है जो भूख के मारे मुझे इतना सुना रही हो। जब खाने का समय होगा ना तो तुम्हें खाना मिल जाएगा। सुबह से भूख भूख करने लगती हो। तुम्हारा बेटा दुकान से 2 बजे आता है, खाना भी तुम्हें उसके बाद ही मिलेगा। तब तक चुपचाप शांति से यहीं बैठी रहो और मुझे चैन से खाना बनाने दो। बहुत परेशान करती हो। 80 साल की होने को आई और पता नहीं कितनी भूख लगती है। इतनी भूख तो छोटे बच्चों को भी नहीं लगती जितनी तुम्हें लगती है। तीनों टाइम खाने के लिए मांगती रहती हो। अब तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है, एक टाइम खाना खाया करो। इस तरह कमला जी चुपचाप अपने कमरे में बैठी रहती हैं। वो अपने बेटे का बहुत बेसब्री से इंतजार करती हैं कि कब उसका बेटा आए और उसे भी जल्दी से खाना मिल जाए। लेकिन उनका बेटा भी समय से पहले नहीं आता, 2 बजे के बाद ही आता है। बहू, अब तो खाना दे दी। अब तो मेरा बेटा भी खाना खा के चला गया। रसोई से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आज क्या बनाया है तूने? मम्मी जी, खाने में तो मैंने छोले भटूरे बनाए हैं, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं खा सकती हो, क्योंकि डॉक्टर ने आपको सादा खाना खाने के लिए बोला है। अगर तला भुना खाओगी तो आपका पेट खराब हो जाएगा, इसलिए आप तो ये खाना नहीं खा सकती। बहू, सुबह भी तुमने कचौड़ियाँ बनाई थी जो मैं खा नहीं पाई, और अब भी तुमने तेल मसाले वाला खाना बना लिया। अब बताओ मैं क्या खाऊंगी? अभी बताती हूँ मम्मी जी, क्या खाएंगी आप। ये लो, रात की रोटी और अचार, इससे तुम्हारे पेट की आग शांत हो जाएगी। बहू, अचार से रोटी नहीं खाई जाएगी। एक कटोरी में थोड़ा सा दूध दे दो, मैं रोटी भिगो कर खा लूंगी। बड़ी आई दूध से रोटी खाने वाली, चुपचाप अचार से रोटी खा लो। और खाकर ना, बर्तनों का ढेर पड़ा है किचन में, जाकर धो दो। सुबह से मैं किचन में खाना बनाने लग रही हूँ, इतनी गर्मी लग रही है, और तुम आराम से बैठी बैठी अपने कमरे में आराम फरमाती हो। बुढ़िया, ढंग से खाना खाना भी नहीं आता, इतनी बूढ़ी हो गई है, बच्चों की तरह खाना खाती है। आराम आराम से खाना खा लेती, पूरा घर गंदा कर दिया, पूरी दीवारें गंदी कर दी। जल्दी से इनकी सफाई कर दे, वरना तेरी खैर नहीं। मैंने बोला था ना, खाना खाने के बाद रसोई के बर्तन साफ कर देना, तूने तो पूरा घर ही खराब कर दिया। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, जल्दी से पूरे घर को साफ कर दो, उसके बाद ही मैं अपने कमरे से वापस बाहर आऊंगी, वरना तुम्हारी ये गंदगी देखकर ना मुझे तो उल्टी आ जाएगी। हे भगवान, इससे अच्छा तो मुझे ऊपर ही उठा लो। ये बहू बेटे के साथ ऐसी नरक की जिंदगी मुझे नहीं जीनी है। ये बहू बेटा तो मुझे एक एक रोटी के लिए तरसा रहे हैं, भूखा मार रहे हैं। अपने ही घर में भिखारियों की तरह खाना मांगकर खाना पड़ता है। एक समय था जब ये घर मेरा था, पूरी रसोई मेरी थी, मन में जो आता था वो बनाती थी, मन भरकर सबको खिलाती थी, बेटे की मनपसंद का खाना बनाती थी। अगर आधी रात को भी बेटा कुछ खाने की फरमाइश करता था तो मैं उसे मना नहीं करती थी। आज मेरा बेटा इतना बदल गया है। मेरी बहू मेरे बेटे के सामने मुझे बासी रोटियां देती है, वो एक बार भी मना नहीं करता। अरे, जिसे मैं तीनों समय गरम गरम बना के खिलाती थी, आज वही बेटा मुझे एक एक रोटी के लिए तरसा रहा है। आज कमला जी को अपने पति की बहुत याद आ रही है। कमला जी के पति का स्वर्गवास 6 साल पहले हो गया था। उनकी बस एक बेटी है जो दिल्ली के एक बड़े शहर में रहती है। साल 2 साल में कभी ही एक बार ही आती है, क्योंकि उसके बच्चे पढ़ने वाले हो गए हैं, इसलिए साल 2 साल में ही चक्कर लगता है। बस फ़ोन पर ही कभी कभार बात होती है, और उनकी बहू उन्हें ज़्यादा बात भी नहीं करने देती। कमला जी बस सोच ही रही थी, अरे मम्मी जी, ये रोती रहोगी एक कोने में बैठ के, या घर की गंदगी भी साफ करोगी? हाँ 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 बहू, बस कर रही हूँ, मैं अभी करती हूँ। अगले दिन उनकी बहू उनकी चारपाई उठाकर घर के आंगन में डाल देती है। बहू, मैं इतनी गर्मी में इस आंगन में कैसे रहूंगी? यहाँ तो पंखा भी नहीं है। आंगन में ऐसी गर्मी में मैं रात को कैसे सोऊंगी? मेरी चारपाई आंगन में मत डालो। ए बुढ़िया, चुप कर, तेरे लिए इतना बड़ा कमरा मैं नहीं छोड़ सकती, मुझे उस कमरे की जरूरत है, यहीं पर सो। और ज्यादा ही हवा की जरूरत है ना, तो दिन में जो आंगन में नीम का पेड़ लगाए ना, वहाँ अपनी चारपाई खिसका कर बैठ जाया कर, बहुत अच्छी हवा आएगी। आज से तू यहीं रहेगी और पूरे घर की रखवाली करेगी। कमला जी के बेटा जो अपने बाप की पुश्तैनी दुकान संभालता है,
पास ही के गांव में उसकी एक दुकान है। अपने पिताजी के जाने के बाद उनका बेटा उसी दुकान पर बैठने लगा। सुबह 7 बजे दुकान पर चला जाता था और दोपहर में 2 बजे खाना खाने के लिए आता था। दिन में उनका बेटा न जाने कितनी बार अपनी माँ को वहाँ बैठे हुए गर्मी में परेशान होते हुए देखता था, लेकिन मजाल है उसने कभी अपनी माँ से ये बोला हो कि माँ तुम इतनी गर्मी में आंगन में क्यों लेटी हो, अंदर जाके कमरे में लेट जाओ। अरे सपना का फोन। हाँ भैया, कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ सपना, तू बता कैसी है? भैया मैंने इसलिए फोन किया था, बच्चों की गर्मियों की छुट्टी लगी है तो सोचा कुछ दिन के लिए मायके आ जाऊँ। 2 साल से मायके नहीं आई हूँ, इस बार समय मिला है तो सोच रही हूँ बच्चों को लेकर आ जाऊँ। 10 दिन बाद की टिकट करवा ली है मैंने, 10 दिन बाद में आ जाऊंगी। सपना की बातें सुनकर उसके भैया भाभी के सीने में जैसे सांप ही लौट गया, क्योंकि अब उसकी भाभी को सपना के सामने अच्छा बन के रहना पड़ेगा, उसकी माँ की सेवा करनी पड़ेगी, खाना बनाना पड़ेगा। सपना के सामने उसके भैया भाभी ऐसे नाटक करते हैं जैसे उसकी माँ का कितना ध्यान रखते हैं, और ये बात सपना को अच्छे से पता है कि उसके भैया भाभी उसकी माँ का बहुत ख्याल रखते हैं, पर असलियत में हकीकत कुछ और है। सपना को तो पता ही नहीं है उसके भैया भाभी उसकी माँ के साथ कितना गंदा व्यवहार करते हैं। सुन लिया ना तुमने, सपना 10 दिन बाद आ रही है यहाँ रहने। अरे क्या जरूरत है यहाँ आने की, वहीं नहीं रह सकती थी क्या? अब इनके सामने अच्छा बनने का नाटक करो, यहाँ आकर मेरा और काम बढ़ा देगी, और ऊपर से तुम्हारी माँ की सेवा करनी पड़ेगी वो अलग। इतने में सपना 2 दिन बाद मायके आ जाती है। कमला जी की हालत ऐसे लगती है जैसे हड्डियों का ढांचा। पहले तो वो कुछ जान ही नहीं पाती कि उसकी माँ चारपाई पर लेटी है। जब नजदीक गई तो देखकर चौंक जाती है और कहती है, माँ तुम इतनी धूप में आंगन में क्यों लेटी हो? इतनी गर्म लू चल रही है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी यहाँ पर। चलो यहाँ से अपने कमरे में चलो। माँ क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं बेटा, ये तो खुशी के आंसू हैं। इतने दिनों से तू आई नहीं थी ना, आज देखा तो खुशी के मारे आंखें भर आई। माँ ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है, कितनी कमजोर हो गई हो, ढंग से खाना नहीं खाती हो क्या? अरे दीदी आप तो 10 दिन बाद आने वाली थी, अचानक कैसे आ गई? और आपने आने से पहले फोन ही नहीं किया, एक बार कम से कम बता तो देती। भाभी मेरा रिजर्वेशन तो 10 दिन बाद का था, पर इनको अपने ऑफिस के काम से इधर ही आना था, तो सोचा इनके साथ ही मायके चली जाती हूँ, अकेले आने में दिक्कत भी होती है, और सोचा आपको सरप्राइज देकर खुश भी कर दूंगी, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। फिर भी दीदी आने से पहले बताना तो चाहिए था कम से कम, मैं आपके लिए कुछ तैयारी करके रखती। आइए दीदी आप गर्मी में मत खड़े होइए, अंदर चलिए। क्या माँ जी आप इतनी गर्मी में आंगन में क्यों लेटी हैं, तबीयत खराब हो जाएगी, अंदर चलिए। दीदी अब आप ही समझाओ माँ जी को, बहुत जिद करती हैं, कितना ही समझा लो पर हमारी तो सुनती नहीं है। कल को तबीयत खराब हो गई ना तो उनकी सेवा तो मुझे ही करनी पड़ेगी, आखिर मेरे अलावा इनका है कौन, हम ही तो इनका बुढ़ापा देखेंगे। बहू बेटे आखिरकार होते किस लिए हैं? अपनी भाभी की बात सुनकर सपना बहुत खुश हो जाती है कि उसकी भाभी कितनी अच्छी है, उसकी माँ का कितना ख्याल रखती है। अपनी माँ का हाथ पकड़कर सपना कमरे में ले गई और समझाते हुए कहती है, माँ तुम भाभी की बात माना करो, ऐसे आंगन में नहीं लेटते माँ। बहू की बात ही तो मानती हूँ, तभी तो आंगन में लेटी थी। कमला जी की बातें सुनकर उनकी बहू आंखों ही आंखों में उन्हें इशारा करती है जिसे उनकी बेटी देख नहीं पाती, और बेचारी कमला जी अपनी बहू की बड़ी बड़ी आंखें देखकर डर जाती है, चुप हो गई और कुछ नहीं बोली। लेकिन सपना को इस बार मायके में कुछ तो अटपटा लग रहा था। एक तो वो अपनी माँ की इस हालत को देखकर और उनकी माँ की चुप्पी को देखकर बहुत परेशान थी। कभी कभार तो उसे ऐसा लगता था उसकी माँ उससे कुछ छिपा रही है। सपना ने कई बार पूछने की कोशिश भी की। पता नहीं क्यों यहाँ मुझे कुछ तो अजीब लग रहा है, हो सकता है ये मेरे मन का वहम हो। माँ को बुढ़ापा भी है इसलिए खाना ढंग से नहीं खाती होगी, इसलिए शायद मुझे इतनी दुबली पतली लग रही है। माँ आओ बैठो बातें करते हैं। दीदी लीजिए मैंने आपके लिए खाना बना दिया है, आप खाना खा लीजिए। माँ तुम भी खाना खा लो, खाने का समय हो गया। खाने को देखकर कमला जी खाने पर ऐसे टूटी जैसे कि उन्होंने सालों से खाना नहीं खाया, क्योंकि अच्छा खाना तो उनके बहू बेटे उन्हें खाने ही नहीं देते थे। जो रूखा सूखा बासी रात का होता था वही उन्हें खाने को देते थे। ये माँ को भाभी के आते ही क्या हो जाता है,
माँ भाभी से इतना क्यों डर रही है? खाने की प्लेट ही छोड़ दी। देखो जी, अब तुम्हारी बहन घर आ गई है। अब अपनी बहन से सीधे सीधे उस फ्लैट की बात कर लो। तुम्हारे पिताजी वो फ्लैट तुम्हारी बहन के नाम कर गए थे, और जब उन्होंने वो फ्लैट तुम्हारी बहन के नाम किया था तब उनके घर की हालत ठीक नहीं थी। ससुराल वाले भी अच्छे नहीं थे और उनके पति भी कोई नौकरी नहीं करते थे, इसलिए बुढ़ा इतना बड़ा प्लॉट अपनी बेटी के नाम कर गया। बुढ़ा तो मर गया, लेकिन मेरे लिए मुसीबत छोड़ गया। उस प्लॉट के चक्कर में ना तुम्हारी बहन की इतनी आभगत करनी पड़ती है। एक बार वो प्लॉट मेरे कब्जे में आ जाए, फिर बताती हूँ माँ बेटी को। मैं नहीं बुलाऊंगी फिर इसको। अरे क्या हुआ भाभी, क्या बोल रही हो भैया से? थोड़ा तेज बोलो, मैं भी तो सुनूं। अरे कुछ नहीं सपना, तेरी भाभी कह रही थी दीदी की किस्मत कितनी अच्छी है। अब तो जिया जी भी अच्छी नौकरी करते हैं, ससुराल में भी सब कुछ ठीक है। अब तो दिल्ली के इतने बड़े शहर में रहती हो। हाँ भैया, ये सब आपका ही आशीर्वाद है। अच्छा तो सपना, मैं ये कह रहा था अब सब कुछ तुम्हारे पास अच्छा हो गया है, और जो पिताजी ने तुम्हारे नाम प्लॉट किया था उसे तुम हमें वापस कर दो, क्योंकि तुम्हें तो पता है ना हमारी दुकान ठीक। 3 बच्चे हैं, घर के खर्च भी बढ़ गए हैं, ऊपर से माँ की बीमारी में भी पूरा खर्चा होता है। और जो प्लॉट तुम्हें पिताजी ने दिया था उसकी कीमत भी आज 50 लाख रुपए है, और शहर के बीचों बीच भी है। अरे हाँ भैया, मैं तो यही सोच रही थी कि वो प्लॉट अब आप दोनों के नाम कर दो। अब मुझे भैया उन प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं है। मैं ना एक काम करती हूँ, अभी मैं ना 10 दिन यहीं रुकूंगी, तब तक आप सारे कागज़ तैयार करा लेना। मैं वो फ्लैट आपके नाम कर जाऊंगी, क्योंकि अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। बुढ़ापे में अब माँ का ख्याल तो आप लोगों को ही रखना है, तो उनकी प्रॉपर्टी पर हक भी आप लोगों का ही बनता है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आप माँ की बुढ़ापे में अच्छे से देखभाल करें और उनकी सेवा करें। इससे ज़्यादा भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए कि मेरी माँ खुश रहे। अरे दीदी, आप चिंता मत करो, हम तो माँ की खूब सेवा करेंगे, पलकों पर बिठा कर रखेंगे उनको। सपना, जी भैया। हम दोनों अभी आते हैं, थोड़ी देर काम से बाहर जा रहे हैं। ठीक है भैया। माँ, आप मुझे एक बात बताओ, आज मैं जब से यहाँ आई हूँ देख रही हूँ आप इतनी डरी डरी और सहमी सहमी क्यों रहती हो? बुआ, क्या हुआ बेटा? बुआ मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दे दो ना। अच्छा ठीक है बेटा, तुम यहीं रुको, मैं लेकर आती हूँ। अरे ये रोटियां यहाँ क्यों रखी है? मैं इन्हें दादी को देकर आती हूँ। चिंकी, ये क्या कह रही है बेटा? ये रोटियाँ दादी को क्यों? बुआ, दादी यही रोटियां खाती है, हम उन्हें यही रोटियां देते हैं। बुआ, मम्मी तो दादी को यही खाना देती है, और दादी अंदर कमरे में नहीं, बाहर नीम के नीचे चारपाई पर सोती है। भैया भाभी माँ के साथ इतना अत्याचार कर रहे हैं और मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहे हैं। मैंने तो सोचा था मेरे भैया भाभी बहुत अच्छे हैं, मेरी माँ का कितना ध्यान रखते हैं, लेकिन मेरी माँ बासी रोटियाँ खा रही है। लेकिन बस, अब बहुत हो गया। अब मुझे भैया भाभी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। मुझे कोई चाल चलनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं सीधे सीधे उनसे बोलूँगी तो वो उल्टा इल्ज़ाम मुझ पर ही लगा देंगे। वो तो बोल देंगे कि मायके की प्रॉपर्टी के लिए मैं ऐसा कर रही हूँ। मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मैं उन दोनों के अत्याचार का पर्दाफाश कर सकूँ। मुझे भैया भाभी का नाटक देखने के लिए इस घर में कैमरा लगवाना पड़ेगा। दीदी लीजिए, खाना खा लीजिए। माँ, ये खाना आप खा लीजिए, मुझे बाहर ज़रूरी काम है, मैं अभी आती हूँ। ए बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई गरम गरम खाना खाने की? भूल गई औकात? तेरी औकात बासी खाना खाने की है। मेरे सामने मुझसे गरम गरम खाना बनवा कर खा रही है। तेरी बेटी को जाने दो, फिर तेरी अक्ल ठिकाने लगाती हूँ। दे मुझे ये खाना। जा यहाँ से किचन में, बर्तन पड़े हैं, जब तक तेरी बेटी आएगी उन बर्तनों को धो दियो, वरना तेरी खैर नहीं है। बहुत सेवा करवा ली तूने पिछले आधे घंटे में, जा जाके अब थोड़ा काम कर ले। अरे दीदी, आ गई आप? वो दीदी, मैं ये कह रही थी आज खाना खाने के बाद कोर्ट चलना है। आपके भैया ने सारे कागज़ तैयार करवा लिए हैं, बस दस्तखत करने की देरी रह गई है। हाँ भाभी, दस्तखत करने की देरी रह गई है, लेकिन अभी घर तुम्हारा नहीं हुआ है। आपको प्लॉट के साथ मुझे और भी कुछ देना है। क्या देना है दीदी? मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा गलत व्यवहार करने की, बासी खाना खिलाने की, डरा कर रखने की? देखिए जी, आपकी बहन ने मुझे थप्पड़ मारा। सपना,
तुम पागल हो गई हो जो अपनी भाभी पर हाथ उठा रही हो? क्या यही सीखा है तुमने अपने बड़ों से? बड़ों पर हाथ उठाओ। वाह भैया वाह, आज मैंने भाभी के ऊपर हाथ उठा दिया तो आपको इतना बुरा लग रहा है, लेकिन कल तक तुम्हारी पत्नी मेरी बुजुर्ग माँ के ऊपर हाथ उठाती थी, उसके साथ अत्याचार करती थी, वो आपको नहीं दिखाई दिया। माँ के ऊपर अत्याचार करने में आप भी भागीदार हैं। मैं आप दोनों को कभी माफ़ नहीं करूँगी। क्या कर लोगी तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। आप लोगों ने ये भी नहीं सोचा, जिस बूढ़ी माँ ने इतना पाल पोस कर आपको बड़ा किया, आप उनके साथ ही ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, बासी रोटी खिला रहे हैं। अरे एक बार सोच कर तो देखो, कल को जब आपके बच्चे आप लोगों के साथ ऐसा करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि आपके बच्चे जैसा आपको देखते हैं वैसा ही करते हैं। आज जब चिंकी ने मुझसे रोटी मांगी और मैं किचन में गई तो उसने ये बासी रोटियां माँ को देने के लिए कहा। बोली मम्मी तो दादी को बासी रोटियां ही देती है, इसलिए उसने भी भाभी को देखे देख माँ के सामने बासी रोटियां डाल दी जैसे भाभी डालती है। अरे भैया भगवान से तो डरो। आज आपके पास घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, फिर आप माँ के ऊपर ऐसा अत्याचार क्यों कर रहे हैं? बासी खाना खिला रहे हैं। एक माँ को नहीं पाल सकते भैया आप। सपना मुझे माफ़ कर दे, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा। आज तूने मेरी आंखें खोल दी। तू सही कह रही है, मेरे बच्चे जैसा मुझे देखेंगे वैसा ही आगे हमारे साथ भी करेंगे। सपना मैं आज के बाद माँ के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूँगा। मैंने अपनी पत्नी के कहने पर ये सब किया, लेकिन अब मुझे अक्ल आ गई है। अब मैं माँ के साथ ऐसा नहीं करूँगा। उनकी खूब सेवा करूँगा, अच्छे से रखूँगा।